दोस्तों यह है अफ्रीका महाद्वीप जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। दुनिया का 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है। अब चाहे वो डायमंड हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या फिर ऑयल गैसेस हो, ये सारी चीजें अफ्रीका में भर भर के मौजूद है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो खेती के लिए भी अफ्रीका की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आता होगा कि यार अफ्रीका इतना गरीब क्यों है। और अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे सामने जब भी अफ्रीका का नाम आता है तो हमारे दिमाग में गरीबी, खराब पॉलिटिक्स, करप्शन और क्राइम ही आता है। इस कॉन्टिनेंट में पॉवर्टी रेट 40% है। इसका मतलब यह है कि हर 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं जो बेचारे 2 टाइम का खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अफ्रीका को बर्बाद करने में वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। अगर देखें तो अफ्रीका की जियोग्राफी इसकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से अफ्रीका का ये हाल है, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्टर्स की आपसे बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉलोनियलिज्म। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज का अफ्रीका को इन हालातों में पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कई सालों तक अफ्रीका ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा रहा है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अफ्रीका में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। मतलब यहां से जितना भी सोना, प्लेटिनम या डायमंड निकाला वो वेस्टर्न कंट्रीज अपने यहां ले गए और अफ्रीका को साल दर साल खोखला करते चले गए। इसके अलावा 19वीं सदी में इन्होंने अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और ये काम सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने किया, जो यहाँ के हट्टे कट्टे लोगों को गुलाम बनाते, फिर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के अमीरों को बेच देते। अमीर उनसे अपने सारे काम करवाते और उनकी जिंदगी बद से बदतर बनाकर रख देते। यही कारण है कि आज दुनिया की हर वेस्टर्न कंट्रीज में आपको अफ्रीकी परिवार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूर्वज गुलाम बनकर वहां गए थे। और क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि नेचुरल रिसोर्सेज हासिल करने के लिए वहां बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज अफ्रीका को कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, और वहां जुल्म होता तो सिर्फ वहां के लोकल लोगों के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत के लोकल लोगों के ऊपर जुल्म किया था। और ये काम इन वेस्टर्न कंट्रीज ने किस तरह किया, इसके ऊपर एक पूरी मूवी बनी हुई है जिसका नाम है ब्लड डायमंड। आप इस मूवी को देखकर ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पूरा खेल किस तरह से रचा जाता था। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जिसने अफ्रीका को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एग्जांपल के लिए शेल कंपनी को ले लो। ये एक ब्रिटिश बेस्ड ऑयल सप्लाई कंपनी थी जिसने अपनी ऑयल रिफाइनरीज नाइजीरिया में लगाई। अब नाइजीरिया में रिफाइनरी लगाने का मकसद ये था क्योंकि वो देश ऑयल रिजर्व से भरपूर था। इसके अलावा वो गरीब और करप्ट भी था, जिस वजह से वहां की सरकार के साथ मिलकर कितनी भी धांधली की जा सकती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी ऑयल पाइपलाइन लीक होने की वजह से वहां के वाटर रिसोर्सेज में ऑयल मिक्स हो गया, जिस वजह से लोग पानी के साथ ऑयल पी रहे थे। खेतों में ऑयल जाने की वजह से खेत बंजर हो गए और वहां के वाटर रिसोर्सेज पूरी तरह से तेल मिक्स होने की वजह से पॉल्यूटेड हो गए, जिस वजह से वहां के बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो गई। इसके बाद वहां प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन करप्ट सरकार होने की वजह से उन बेचारों को चुप करा दिया गया, और इतने ऑयल रिजर्व होने के बाद भी नाइजीरिया देश गरीब ही रहा। ये तो सिर्फ एक देश का उदाहरण है, ऐसी पता नहीं कितनी कंपनीज थी जिन्होंने अफ्रीका के अलग अलग देशों में अपनी कंपनी लगाई और अफ्रीका के देशों को खोखला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के बाद वो वहां से चले गए। इससे हमें ये पता चलता है कि अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने में वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात तो इंडिया और सिंगापुर जैसे देश पर भी लागू होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ भी 200 साल से ज्यादा राज किया, और इन 200 सालों में अंग्रेजों ने इंडिया को हद से ज्यादा लूटा। लेकिन आज ये देश दुनिया के जाने माने देश हैं। अब यही पॉइंट हमें लेकर आता है अफ्रीका की दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है अफ्रीका की जियोग्राफी। किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि दुनिया का 80% ट्रेड समुद्र की रास्ते से ही होता है। अब अगर आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अफ्रीका के पास तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देखिए, जैसे हमारा इंडिया 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन हर एरिया में पोर्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए रास्ता देखना पड़ता है। दूसरे देश के लिए रास्ता कितना आसान रहेगा, वैसा ही बिल्कुल अफ्रीका में ही है। अब इसके कई सारे देश समंदर के किनारे जरूर बसे हुए हैं, लेकिन वहां से रास्ता काफी ज्यादा लंबा पड़ता है। मतलब बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां पर पोर्ट बनाए जा सकते हैं। इस वजह से अफ्रीका में ट्रेड करना हमेशा से ही बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है।
और जो थोड़ी बहुत जगह मौजूद है वहां ज्यादातर पोर्ट चाइना ने बनाकर रखे हैं, जिससे अफ्रीका को बहुत ही कम फायदा होता है क्योंकि ज्यादातर पोर्ट चाइना अपने पर्सनल ट्रेड के लिए यूज करता है। अफ्रीका की खराब जियोग्राफी के अलावा दूसरा कारण देखें जिस वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम आती है तो वो है समुद्री लुटेरे। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जरा इस एरिया को देखिए जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब इस लाइन को देखिए, ये वो रूट है जहां से कमर्शियल शिप वगैरह पास होते हैं और ये रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ पायरेट सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं जो यहाँ से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स या दूसरे कमर्शियल शिप्स पर हमला कर उन्हें लूट लेते हैं। और इन्हीं पायरेट से निपटने के लिए इस जगह जिबूटी में बहुत सारे देशों अपने मिलिट्री बेस बनाकर रखे हैं, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली जगह पर किसी भी देश का कोई भी दबदबा नहीं है, इसलिए यहाँ पर पायरेट्स का कुछ ज्यादा ही खतरा रहता है। इसके अलावा अफ्रीका के वेस्ट साइड में भी पायरेट्स का दबदबा बना हुआ है, जिस वजह से वहां से शिप्स ले जाने में लोगों को इन पायरेट्स का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। ये पायरेट शिप तो लूटते ही है, इसके अलावा शिप के स्टाफ को बंदी बनाकर उनसे अपनी डिमांड भी बनवाते हैं, जैसे कि अक्टूबर 2009 में हुआ था। कुछ समुद्री डाकुओं ने अमेरिका की ऑयल टैंकर शिप को लूट लिया था और अमेरिकियों को बंदी बना लिया था और उनकी डिमांड पूरी होने के बाद ही उन्हें और उनकी शिप को रिलीज किया। ये तो सिर्फ एक केस था, इसके अलावा ऐसे कई हादसे और लूट है जो आए दिन अफ्रीका कोस्ट पे होती रहती है, जिस वजह से अफ्रीका को मिलने वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अफ्रीका में इतनी ज्यादा गरीबी, एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से ये लोग गलत काम करने में उतर आए हैं और ये सब गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अपनी बिहार वाली वीडियो में बताया था। चैनल में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की अगली प्रॉब्लम की। अब अगर आप अफ्रीका के मैप को देखोगे तो ये दो भागों में बटा है, साउथ पार्ट और एक है नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में आपको ज्यादातर रेगिस्तान वाले एरिया ही देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में ही है। और दूसरा भाग है अफ्रीका का साउथ पार्ट, जहाँ ग्रीनरी है, हरी भरी जगह है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा है। लेकिन जहाँ नॉर्थ पार्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश है, वही साउथ पार्ट में ज्यादातर क्रिश्चियन आबादी है, जिस वजह से वहां थोड़ा नोकझोंक होती रहती है। और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है बॉर्डर्स, जो 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने बनाया था। इन बॉर्डर की वजह से प्रॉब्लम आज भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर प्रॉब्लम, इजराइल और फिलिस्तीन बॉर्डर प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम है जो ब्रिटिश बना के तो चले गए, लेकिन लोग और सरकारें आज भी इन बॉर्डर्स को लेकर लड़ रही हैं और आज भी यहाँ शांति नहीं है। बेचारे अफ्रीका के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन बॉर्डर्स को बनाते वक्त ना ही रिलीजन देखा गया, ना ही कल्चर देखा गया और ना ही लैंग्वेज देखी गई। इस वजह से पिछले 60 सालों से अफ्रीका किसी न किसी सिविल वॉर का शिकार होता रहा है। इन सब बातों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि वहां सबसे ज्यादा गलती अफ्रीकन देशों के सरकारों की है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो गुलाम थे और जिनके टुकड़े किए गए, लेकिन आज वो डेवलप है। लेकिन अफ्रीका के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारें भ्रष्ट थी। क्योंकि सरकार अगर अच्छी हो, अच्छा सिस्टम हो, तो वहां भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसका जीता जागता एग्जांपल है बोत्सवाना कंट्री। अफ्रीका के बाकी देशों की तरह ये ब्रिटिशर्स का गुलाम था और आजादी के बाद हद से ज्यादा गरीब था, लेकिन धीरे धीरे वहां की सरकार डेवलप हुई, सिस्टम ने सही तरीके से काम किया और नतीजा ये निकला कि वहां मौजूद मिनरल्स की मदद से इसने अपने देश को डेवलप किया और इस पैसे को उन्होंने दूसरे सेक्टर्स में भी लगाया। जैसे आज वहां की जीडीपी मैक्सिको के बराबर हो गई है और आने वाले साल में हो सकता है कि ये देश अपनी वाइल्ड लाइफ और माइनिंग की वजह से कई देशों से आगे निकल जाएगा। तो अफ्रीका के बाकी देशों की सरकारों को बोत्सवाना कंट्री से सीखने की जरूरत है कि जो हमारे पास चीजें हैं उन्हीं चीजों से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस जरूरत है लोगों के जागरूक होने की और एक अच्छी सरकारी सिस्टम की। बाकी आपका क्या विचार? यह अफ्रीका का कोई भी देश दुनिया की टॉप 20 अमीर देशों की सूची में आ पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब